गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत आपका। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास जो आपके पुस्तक है उसमें आधुनिक काल, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में आधुनिक काल चल रहा था। आधुनिक काल का जो दोहरा बिंदु है, कौन से बिंदु है प्रकरण में, मैं एक बार बता दूं, आधुनिक काल, आधुनिक काल, इसके दोहरा बिंदु चल रहे हैं। मतलब आप पाठ पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक और ऐसे कठिन लग रहे हैं जिनको मैं दोहरा बिंदु में आपको समझा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी नाटक, है ना, ये प्रश्न 2019 में आया हुआ था कि आधुनिक हिंदी नाटक परंपरा पर टिप्पणी लिखिए विधि। और या इस प्रश्न को यूं भी बोला जा सकता है कि स्वातंत्र्य उत्तर हिंदी नाटकों का सामान्य परिचय दीजिए। तो आप लिखेंगे विद्यार्थियों, आधुनिक काल या स्वातंत्र्य उत्तर काल के नाटककारों के सामने जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार के विभिन्न रूप, संयुक्त परिवार का टूटना, है ना, किस प्रकार के नाटक लिखे गए, कौन सी समस्याओं पर। संयुक्त परिवार का टूटना, नारी शिक्षा, परंपरा और प्रगतिवादी वर्गों का संघर्ष, आर्थिक विषमताएं एवं अन्य विभिन्न सामाजिक समस्याएं उभर कर आई। स्वातंत्र्य उत्तर नाटककारों ने इन सभी प्रवृत्तियों को अपने नाटकों में चित्रित किया है। इन नाटककारों में उदय शंकर भट्ट, हरि कृष्ण प्रेमी, उपेंद्र नाथ अस्क, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, जगदीश चंद्र माथुर, विष्णु प्रभाकर, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, विनोद रस्तोगी, जगदीश नारायण, जगन्नाथ प्रसाद, मिलिंद आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके बाद में लिखो आप यथार्थवादी कहानी। यथार्थ यथार्थवादी कहानी, ये पॉइंट डालो विद्यार्थियों कि यथार्थवादी कहानी क्या है, उनका परिचय जानेंगे। किनको यथार्थवादी कहानी कहा गया, यह जानकारी अपन ग्रहण करेंगे। ठीक है, तो चलो लिखेंगे यथार्थवादी कहानी। लिखो, आदर्शवाद के समानांतर, आदर्शवाद के समानांतर यथार्थवाद का विकास हुआ। समाज की वास्तविकता का चित्रण, समाज की वास्तविकता का चित्रण यथार्थवादी कहानियों में किया जाने लगा।
सामाजिक रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पूंजीपतियों के शोषण, भ्रष्टाचार, राजनीति के खोखलेपन आदि को कहानी में चित्रित किया जाने लगा। पैराग्राफ चेंज। यथार्थवादी कहानी लिखने वालों में यथार्थवादी कहानीकार कौन कौन हुए? तो लिखो, यथार्थवादी कहानी लिखने वालों में यशपाल, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, चंद्रकिरण सोनरिक्शा, प्रभाकर माचवे, हरिशंकर प्रसाई, मोहन राकेश, अमृतलाल नागर आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। समाज की आर्थिक व राजनीतिक विषमताओं का यथार्थ एवं प्रभावकारी चित्रण यशपाल की कहानियों में सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक मिलता है। इसके बाद लिखो आदर्शवादी कहानी। आदर्शवादी कहानी विद्यार्थियों कौन कौन सी ऐसी आदर्शवादी कहानियाँ कही गई और कौन कौन सी आदर्शवादी कहानीकार हुए, उनको आदर्शवादी कहानी क्यों कहा गया, ये चर्चा करेंगे। हाँ, तो लिखेंगे आप, जिस कहानी में कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाता है, जिस कहानी में कोई आदर्श प्रस्तुत किया जाता है उसे आदर्शवादी कहानी कहते हैं। आदर्शवादी कहानी का उद्देश्य सामाजिक सुधार होता है। इसमें समाज की बुराइयों को रोकने, कम करने व दूर करने के लिए विशिष्ट आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। हाँ, वही विशिष्ट आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। कोई समाज में बुराई है तो उस बुराई को रोकने के लिए हाँ आदर्श प्रस्तुत किए जाते हैं। आदर्शवादी कहानीकारों में, अब आदर्शवादी कहानीकारों में लिखो प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन, गुलेरी राय कृष्णदास, चतुर्सेन शास्त्री, विष्णु प्रभाकर आदि हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में प्रेम, त्याग, न्याय, ईमानदारी, राष्ट्र प्रेम आदि के अनेक आदर्श प्रस्तुत किए हैं। प्रसाद कृत, मतलब प्रसाद ने कौन सी लिखी? प्रसाद कृत आकाशदीप व पुरस्कार कहानी। गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था इस दृष्टि से श्रेष्ठ कहानियां हैं। इसके बाद में हेडिंग डालें नाटक एवं एकांकी में अंतर। नाटक एवं एकांकी में अंतर। विद्यार्थियों, नाटक और एकांकी, वैसे
एक से ही रूप लगते हैं कि जैसे नाटक को प्रस्तुत रंगमंच पर किया जाता है वैसे एकांकी को भी रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये दोनों एक होते हुए भी इनमें कुछ अंतर है ना। वो अंतर आप लिखेंगे कि नाटक और एकांकी में क्या अंतर होता है। लिखो एकांकी नाटक का ही एक रूप विशेष है। कलेवर की दृष्टि से तो यह नाटक से छोटा होता है, परंतु इन दोनों के अंतर को निम्न बिंदु के अंतर्गत समझा जा सकता है। नंबर 1 लिखो। नंबर 1, एकांकी में एक ही अंक होता है। एकांकी में एक ही अंक होता है, जबकि नाटक अनेक अंकों पर आधारित होता है। नंबर 2, एकांकी में एक ही घटना अथवा कार्य की एकता होती है, जबकि नाटक में एकाधिक कथा, उपकथा, घटना आदि हो सकते हैं। नंबर 3, एकांकी में चरित्रों के कर्मिक तथा धीमे विकास की सुविधा नहीं रहती है। नंबर 4, एकांकी का कथानक धूर्त गति फल प्राप्ति दर्शाता है। नंबर 5, एकांकी में संवाद घटना प्रवाह है एवं चरित्र विकास चुस्त एवं सूत्रात्मक होता है। सूत्रात्मक होता है। ठीक है विद्यार्थियों, यह नाटक और एकांकी में मुख्य अंतर पाया जाता है। अब बात करेंगे अपन रेखा चित्र एवं संस्मरण। रेखा चित्र एवं संस्मरण यानी इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है। 2019 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, रेखा चित्र और संस्मरण विद्या की परिभाषा देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे रेखा चित्र एवं संस्मरण। साहित्य की जिस गद्य विद्या में, लिखो, साहित्य की जिस गद्य विद्या में किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष के भीतरी बाहरी रूप का इस प्रकार वर्णन किया जाता है,
इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि उसका एक चित्र सा यानी इस प्रकार का भीतरी बाहरी वर्णन किया जाता है कि एक प्रकार का चित्र सा उभर आता है, उसे रेखा चित्र कहते हैं। उसे रेखा चित्र कहते हैं। फिर लिखो संस्मरण का अर्थ। संस्मरण का अर्थ लिखो सम्यक स्मरण। सम्यक स्मरण। सम्यक स्मरण जब किसी व्यक्ति, घटना अथवा दृश्य का स्मरण करते हुए अपने अनुभवों को लिखते हैं तो वह संस्मरण कहलाता है। तो वह संस्मरण कहलाता है। रेखा चित्र और संस्मरण में पर्याप्त अंतर है। संस्मरण अधिकतर प्रसिद्ध व्यक्तियों के द्वारा प्रसिद्ध लोगों के संबंध में लिखे जाते हैं, जबकि रेखा चित्र सामान्य व्यक्ति पर लिखा जाता है। रेखा चित्र चरित्र उद्घाटक होता है, जबकि संस्मरण व्यक्ति विशेष के चरित्र का दर्पण बनकर सामने आता है। एक में वर्णन होता है तो दूसरे में बिंब साकार होते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके बाद में आप लिखेंगे संस्मरण तथा रेखा चित्र। ऐसा ही प्रश्न है, ऐसा मानो कि रेखा चित्र एवं संस्मरण विद्या में महादेवी वर्मा का स्थान। ये पॉइंट लिख लो, रेखा चित्र एवं संस्मरण विद्या में महादेवी वर्मा का स्थान है या महादेवी वर्मा का स्थान सर्वोपरि क्यों माना जाता है। देखो, हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरणात्मक रेखा चित्र विद्या के विकास में महादेवी वर्मा का योगदान अति विशिष्ट माना जाता है। अति विशिष्ट माना जाता है। उन्होंने अपने संपर्क में आए सामान्य जनों को लेकर आत्मीयता पूर्वक मार्मिक चित्र उकेरे हैं।
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, स्मारिका और मेरा परिवार उनके उल्लेखनीय संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रह हैं। इन संग्रहों में संकलित उनके गीसा, अल्लोपी, बिंदा, लक्ष्मा आदि संस्मरणात्मक रेखा चित्र मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण है। वहीं सुभद्रा जी एवं निराला आदि पर लिखे गए संस्मरण आत्मीय भावों से अतीव संवेद्य है। संस्मरण एवं रेखा चित्र विद्या के विकास में इनका अत्यधिक महत्व है। इनका अत्यधिक महत्व है। चलो ये टॉपिक अपना क्लियर। इसके बाद में लिखो आप आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास। थोड़ा समझाऊं विद्यार्थियों में आपको। आंचलिक उपन्यास, अपने हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ उपन्यासकार ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने अपने अंचल मतलब क्षेत्र से संबंधित कोई घटना लेकर के उसके ऊपर उपन्यास लिखा है। वह उपन्यास काफ़ी मार्मिक भी रहा है और समाज को दिशा निर्देश मार्गदर्शक भी बन करके रहा है और समाज की जो समस्या थी उस समय के उसको भी उजागर किया है। तो इस संदर्भ में हम पढ़ेंगे। तो आप लिखो आंचलिक उपन्यास। इसके बारे में लिखो ग्रामांचल। ग्रामांचल ऐसे लिखेंगे, ग्रामांचल। ठीक है। हाँ, अर्थात किसी ग्रामीण क्षेत्र, पिछड़ा वर्ग एवं सीमित सामाजिक परिवेश को लेकर लिखे जाने वाले उपन्यासों को आंचलिक उपन्यास कहा जाता है। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल, परती परी कथा, नागार्जुन के बलचनमा, रतिनाथ की चाची, फिर उदय शंकर भट्ट के सागर, लहरें और मनुष्य, शिव प्रसाद सिंह के बहती गंगा, देवेंद्र सत्यार्थी के रथ के पहिए, रांगे राघव के काका, कब तक पुकारूं और भैरव प्रसाद गुप्त का सती मैया का चौतरा आदि प्रमुख आंचलिक उपन्यास हैं। इसी क्रम में राही मासूम राजा का आधा गांव, राजेंद्र अवस्थी का जंगल के फूल उल्लेखनीय आंचलिक उपन्यास माने जाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट डालो, हिंदी कहानी की शैलियाँ। हिंदी कहानी की शैलियाँ। हिंदी कहानी की शैलियाँ, कौन कौन सी शैलियाँ हैं हिंदी कहानी की? हाँ लिखो, हिंदी कहानी में अनेक शैलियों को, हिंदी कहानी में अनेक शैलियों को अपनाया गया। फ्राइड के मनोविज्ञान पर आधारित मनोविश्लेषणात्मक शैली को, मनोविश्लेषणात्मक शैली को अधिकतर कहानीकारों ने अपनाया। प्रारंभ में आत्मकथात्मक शैली अपनाई गई। सुदर्शन एवं प्रसाद ने भावात्मक शैली अपनाई। कलात्मक एवं भावात्मक शैली के मिश्रण से, कलात्मक एवं भावात्मक शैली के मिश्रण से प्रतीकात्मक शैली अपनाई गई। प्रेमचंद यथार्थवादी शैली में लिखने लगे। इन शैलियों के अतिरिक्त सौपन शैली, डायरी शैली, काव्यात्मक शैली, स्मृति शैली, विवेचनात्मक एवं वर्णनात्मक शैली आदि को अनेक कहानीकारों ने अपनाया। सचेतन कहानी, सचेतन कहानी, विकास कहानी की विकास यात्रा। विद्यार्थियों, सचेतन चेतना करने वाली कहानियों की विकास यात्रा कब से प्रारंभ हुई? हाँ लिखो, सन 1960 और 1970 के बीच। 1960 से 1970 के बीच की कहानियों को समीक्षकों ने सचेतन कहानी का नाम दिया। सचेतन कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सचेतन कहानी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें व्यक्तिगता का विरोध किया गया। व्यक्तिगता का विरोध किया गया, जबकि नई कहानी में व्यक्तिगता प्रबल है। सचेतन कहानीकार ने इस प्रवृत्ति को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सामूहिक चेतना व युग संदर्भों को ध्यान में रखते हुए सचेतन कहानियाँ
लिखना आरंभ किया। नई कहानी जीवन बोध से सुनने है। सचेतन कहानी में भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रमुख होता है। इसीलिए उनकी कहानियों में निराशा, कुंठा आदि नहीं मिलते। सचेतन कहानीकारों में हिमांशु जोशी, महीप सिंह, मधुकर सिंह, वेद राही व श्याम परमार के नाम प्रमुख हैं। आगे लिखो, ए कहानी और सचेतन कहानी में अंतर। ए कहानी और सचेतन कहानी में अंतर। ए कहानी और सचेतन कहानी में अंतर। लिखो, इंग्लैंड में प्रचलित एंटी स्टोरी इंग्लैंड में प्रचलित एंटी स्टोरी आंदोलन की नकल पर ए कहानी लेखन का प्रचलन हुआ। ए कहानी में सुनियोजित कथा विन्यास और चरित्र योजना का विरोध किया गया है। इसमें दैनिक जीवन की घटनाओं को बड़े सहज ढंग से रखा जाता है। आगे लिखो, संवेदनहीनता के कारण ए कहानी में नीरसता भी दिखाई देती है। यह मूड या क्षण की कहानी है। ए कहानी के विपरीत सचेतन कहानी में निराशावादी एवं क्षणवादी दृष्टिकोण का विरोध उभरा है। इस तरह की कहानियों में अश्लील यौन चेष्टाओं, कुंठाओं एवं निराशा आदि का अभाव रहता है। इसमें आशावादी दृष्टिकोण प्रमुख रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आधुनिक काल के दोहरा बिंदु हमने देखे हैं, पढ़े हैं। मोस्ट मैंने परीक्षा की दृष्टि से पाठ का रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया है। यदि विद्यार्थियों मेरे द्वारा पढ़ाया गया पाठ और दोहराव के बिंदु इन सब टॉपिक्स को आप याद कर ले और अच्छा रिवीजन कर लेंगे तो इनसे हट कर के है वो इस विषय से संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित कोई भी टॉपिक नहीं बचेगा। थैंक्स यू प्यारे स्टूडेंट्स, धन्यवाद। अगली कक्षा में आपसे फिर मिलेंगे।